नमस्कार। बात होगी बिहार के विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों की भूमिका को लेकर कि ये जो छोटे दल हैं कुछ बिहार के अंदर, क्या ये एनडीए का या महागठबंधन का की कोई गणित बिगाड़ सकते हैं, इनका कितना अस्तित्व है, ये अपनी जातियों के वोट बटोर पाएंगे या नहीं। और जिस तरह का दमखम इसमें से कुछ दलों ने दिखाया है, बड़े बड़े दावे किए हैं कि वो बिहार के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे, तो क्या वास्तव में उनके पीछे उनकी जातियों का या उन्होंने जो अब तक काम किए हैं अपने राजनीतिक जीवन में उसका कोई आधार है, कोई बेस है? क्या उसके दम पर उन्हें कुछ सीटें मिल सकती है? इस पर मैं आज बात करूंगा और साथ ही बात करूंगा सोशल मीडिया के प्रचार को लेकर कि सोशल मीडिया का जो प्रचार है उसमें बीजेपी कितनी आगे है बाकी दलों से, और जो दूसरे दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन फिर भी बीजेपी ने संसाधन अपने बहुत जबरदस्त बिहार के चुनाव में झोंके हैं। इस पर भी बात होगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार के विधानसभा चुनाव पर बात हो रही है। सबसे पहले बात की जाएगी छोटे दलों में भी सबसे पहले बात होगी एलजेपी की। एलजेपी ने बीते कुछ महीनों से लगातार इस बात के लिए झंडा गाड़े रखा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में से वो नाराज है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहा यह भी गया कि उन्होंने हाईकमान तक यानी कि एनडीए तक, बीजेपी के आला कमान तक बात पहुंचाई कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो एनडीए को वहां पर जीत मिलनी मुश्किल है। लेकिन उनकी सारी कवायद फेल साबित हुई जब बीजेपी ने नीतीश के साथ अपना गठबंधन बनाए रखा और साफ कहा कि बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगा, नीतीश के नेतृत्व में काम करना चाहेगा। इसके बाद एलजेपी ने नई रणनीति बनाई और ऐसे लोगों को जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिल पा रहा था उनको टिकट देने शुरू किए हैं और इस तरह एलजेपी नुकसान यहां पर जेडीयू का करती दिख रही है। बाकी जो छोटे दल हैं उनको लेकर भी बात करूंगा जो हाल फिलहाल में वहां गठबंधन बने हैं, इन पर भी बात होगी। एक नया गठबंधन बना है वहां, ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये जो गठबंधन है इसमें 6 दलों को शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख दल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा, जो केंद्र सरकार में पहले मंत्री थे और अभी कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन के साथ थे। फिर उनके एनडीए के साथ जाने की बात सामने आई, वहां भी बात नहीं बनी तो वो वापस आ गए। तो उन्होंने एक फ्रंट बनाने की कोशिश की। फ्रंट में ऑल इंडिया एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, देवेंद्र प्रसाद यादव उनकी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी, ये 6 दल इस डेमोक्रेटिक फ्रंट में हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इसमें असर ये देखने वाला की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा वोटों पर, कोयरी वोटों पर कितना असर डाल पाएंगे। एआईएमआईएम को मुस्लिम वोटर्स के, जहां पर सीमांचल में किशनगंज में मुस्लिमों की अच्छी संख्या है, वहां पर एआईएमआईएम को कितना वोट मिलेगा, देवेंद्र प्रसाद यादव कितना असर रख पाएंगे और इनके जो वोट है कुल मिलाकर क्या उससे कहीं एनडीए की या कहीं उससे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी कहीं कोई उनकी जीत की संभावनाओं पर असर पड़ेगा, उनकी सीटों को क्या वो अपनी सीटें इस वजह से हार सकते हैं। तो देखना यह होगा कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी और कुछ दलों का गठबंधन एआईएमआईएम ये कितना असरदार साबित होता है। एक और नेता पप्पू यादव, काफी चर्चित नेता हैं, लगातार चर्चा में बने रहते हैं, अपनी बात को बेलाग होकर पप्पू यादव कहते हैं और उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी, जाप जिसे वो कहते हैं, उसमें उनके साथ उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की आवाज उठा रहे चंद्रशेखर रावण उनके साथ हैं। एसडीपीआई का बहुत जनाधार नहीं लेकिन वो उनके साथ है। तो उन्होंने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए बनाया हुआ है। इस पीडीए के जो वोट है, इस पीडीए को कौन से वोट मिलेंगे, इसमें
थोड़ा सा दिक्कत कांग्रेस के लिए होगी इस अलायंस से। इस अलायंस की बड़ी पार्टी जो है वो जन अधिकार पार्टी जाप है। तो इससे दिक्कत क्या होगी, क्योंकि जो पप्पू यादव की वाइफ है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की नेता हैं। तो एक परिवार से आने के कारण, क्योंकि पप्पू यादव हमलावर रहे हैं तमाम विपक्षी दलों पर, तो कुछ जगहों पर आरजेडी को, कांग्रेस को, जो ये अलायंस है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ये नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा आकलन कहता है। लेकिन महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी जिसके बड़े दल हैं, इनको जो नुकसान होने जा रहा है, इनके नुकसान की जो भरपाई है वो उन्हें उम्मीद है कि जो उनके कम्युनिस्ट पार्टीज को जो उन्होंने सीटें दी हैं वाम दलों को, उससे इनके नुकसान, ये अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। सीपीआई एमएल को सीटें दी गई हैं, सीपीआई को सीटें दी गई हैं और सीपीएम को सीटें दी गई हैं। तो कुल 29 सीटें दी गई हैं और आरजेडी और कांग्रेस को उम्मीद है कि इनका जो वाम दलों का कैडर वोट है उसका फायदा आरजेडी और कांग्रेस को मिलेगा। और महागठबंधन से जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा निकला या मुकेश सहनी यहां से बाहर निकले, तो इससे जो नुकसान हुआ है वो वाम दलों के कैडर वोट जो उनको मिलेगा उससे उन्हें फायदा होगा या इसकी नुकसान की भरपाई हो सकेगी। तो इसके अलावा जो अगले छोटे दल हैं जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि एनडीए, नीतीश कुमार चूंकि एनडीए के साथ है इसलिए वो भी एनडीए के साथ है। तो उनका जो डेडिकेशन है वो नीतीश कुमार के प्रति है और ये साफ दिखाई देता है। मुकेश सहनी भी अब एनडीए में आ चुके हैं और वो भी उनका मल्लाह वोटों में अच्छा असर है, अति पिछड़ी जातियों में उन्हें उनकी एक पहचान है। तो वहां पर वो कितने वोट खींच पाएंगे एनडीए के लिए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये दो और छोटे दल हैं। मांझी कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे या आपका मुकेश सहनी कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे बीजेपी के लिए या जेडीयू के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एलजेपी जिन सीटों पर लड़ेगी, 100 से ज्यादा सीटों पर, वहां पर वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगी और कुछ जगह पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो बीजेपी में ऐसे लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला उनको वो टिकट दे रही है। तो इस स्थिति में क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता या मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके कार्यकर्ता क्या एलजेपी से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से बीजेपी ने भी सख्त रुख अब एलजेपी के खिलाफ दिखाया है और जिन नेताओं को एलजेपी ने टिकट दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि अगर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आती हैं और एलजेपी 10 से 15 सीटें कर लेती है, तो हो यह सकता है कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार के साथ भी कोई सियासी खेल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में हैं, क्योंकि जेडीयू को नुकसान होने की संभावनाएं एलजेपी की ओर से बनी हुई है। तो मैंने आपको छोटे छोटे जो दल है बिहार के अंदर उनकी क्या सियासी गणित है, किस तरह से वो बिहार में अपना जो चुनावी आधार है उसको वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे उसमें पप्पू यादव की पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और ये तमाम जो हम हो, एलजेपी हो, ये सारे दल हों। लेकिन यहां बात मैं सोशल मीडिया की भी करूंगा, क्योंकि आज ही ये खबर आई है अखबारों में कि सोशल मीडिया के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। लेवल इतना बड़ा है कि 4 लाख स्मार्टफोन वॉरियर्स की तैनाती की गई है और इसके अलावा सोशल मीडिया कमांडो, 10,000 सोशल मीडिया कमांडोज की तैनाती भी बिहार के अंदर की जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशली रैलियों को, वैसे तो बीजेपी की सारी रैलियों को कवर करेंगे, लेकिन जो एक सोशल मीडिया वॉरियर्स है, स्मार्टफोन जो वॉरियर्स है या जो आपके सोशल मीडिया कमांडोज हैं, ये पूरे बिहार के नुक एंड कॉर्नर तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैलियों को का प्रचार करेंगे। तो वैसे इस बार बिहार का चुनाव कठिन भी है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से हालात बने हैं या इकोनॉमी की जो हालत है, बेरोजगारी की जो हालत है, इस सब के बीच में या भारत चीन सीमा तनाव को लेकर जिस तरह राहुल गांधी और विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है,
इस सब के बीच में ये चुनाव हो रहा है और इन चुनौतियों से किस तरीके से बीजेपी को निपटना है उसको उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से है। और देखना होगा कि क्या ये उम्मीद सफल हो पाएगी, क्योंकि 2015 का जो चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला था। लालू यादव और नीतीश साथ लड़े थे, लालू यादव की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। तो देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता क्या जनादेश देती है, क्या इस बार फिर से आरजेडी को बड़ा समर्थन मिलता दिखता है या बीजेपी और जेडीयू का अलायंस जीत हासिल करता है। ये 10 नवंबर को साफ हो। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।